हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अखिलेश एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स की जो फर्स्ट पेपर की किताब है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी चैप्टर के क्रम में एक तरफ से हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो उसी क्रम में आज अपना 5वें चैप्टर का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग गति के नियम पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि जड़त्व क्या होता है और संवेग क्या होता है, संवेग किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। आज हम लोग उसके आगे देखने वाले हैं, उसके आगे के टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा का पूरा कवर करेंगे आप लोग। लेकिन हम लोग सेशन को शुरू करें उससे पहले आप लोग एक बार पूरे के पूरे सेशन को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की। और एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है, वॉइस और वीडियो क्वालिटी वगैरह सब कुछ क्लियर है या नहीं। उसके बाद हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग संवेग के आगे पढ़ने वाले हैं। और कल की क्लास थोड़ी सी छोटी थी क्योंकि कल संडे था, संडे को 2 क्लासें हुई थी। तो एक क्लास सुबह 9 बजे चली थी और एक क्लास शाम को 8 बजे। तो आप में से जो भी बच्चे पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियो दिए गए हैं, उन सबको देख लीजिए और उसके बाद फिर इसको देखिए तो अच्छे से पूरा समझ में आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की। और सबको गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का अपना टॉपिक है उसका नाम है बल तथा संवेग में संबंध। अपने टॉपिक का क्या नाम है? तो अपने टॉपिक का नाम है बल तथा संवेग में संबंध। बल तथा संवेग में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम यानी कि बल तथा संवेग में संबंध। अब यहां हम लोग संबंध निकालेंगे तो आप लिखेंगे हम जानते हैं कि हम आपको पहले बताया गया है, पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? यम ए होता है। F बराबर क्या होता है? यम ए। ये आप सबको पता है कि F बराबर यम ए होता है। और एक चीज आप ये बताइए कि अगर F बराबर यम ए होता है तो ए को हम लोग क्या लिखते हैं? ए को क्या लिखते हैं? आप यहां से चूंकि ए बराबर आप ऐसे कह सकते हैं डेल्टा वी माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, यानी कि v माइनस यू बाई टी ऐसे बोलते हैं। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि m बराबर a के स्थान पर v माइनस यू बाई टी या फिर डेल्टा टी कर सकते हैं। अब m का गुणा कर दीजिए। f बराबर m का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा mv माइनस mu बाई डेल्टा टी। mv को हम लोग कहते हैं, देखिए यम आपका क्या है? द्रव्यमान और v क्या है? अंतिम वेग। और इस प्रकार अगर द्रव्यमान और अंतिम वेग तो हो जाएगा p2, द्रव्यमान और प्रारंभिक वेग तो p1 और ये डेल्टा टी। p2 माइनस p1 को लिखते हैं डेल्टा p बटे डेल्टा टी। ये संबंध आ गया, अर्थात संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। अर्थात संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। आप क्या बताएंगे? अर्थात संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। यहां से देखिए संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए। और यहां से एक चीज और आप लिख सकते हैं कि डेल्टा पी बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। डेल्टा पी बराबर एफ इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताइए आपके समझ में आया या नहीं? कमेंट करके बताइए क्या आप सबको समझ में आ गया कि संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं और संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। तो आई थिंक ये आप नोट भी कर लिए होंगे या आप नोट कर लीजिए। और आगे हम लोग अब चर्चा करते हैं। और जो अगली हेडिंग है अपनी आवेग, इम्पल्स। आवेग, इम्पल्स किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे कि जब किसी वस्तु पर कोई भारी बल सूक्ष्म समयांतराल के लिए कार्य करता है, यानी कि किसी वस्तु पर कोई भारी बल थोड़े से समय के लिए लगा दीजिए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेग। जब किसी पिंड पर जब
किसी पिंड पर कोई भारी बल सूक्ष्म समयांतराल के लिए कार्य करता है तो उसे आवेग कहते हैं। तो उसे आवेग कहते हैं। किसी भी पिंड पर यदि कोई भारी बल थोड़े समय के लिए कार्य करे, जब किसी पिंड पर कोई भारी बल सूक्ष्म समयांतराल के लिए कार्य करता है, कोई पिंड पर थोड़े समयांतराल के लिए भारी बल कार्य करता है तो इसे बल का आवेग कहते हैं। और बल का आवेग I बराबर होता है F इंटू डेल्टा टी। F क्या है? बल, और T क्या है? सूक्ष्म समयांतराल। तो सूक्ष्म समयांतराल में जब कोई भारी बल किसी पिंड पर कार्य करे तो उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं? आवेग नाम देते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आवेग है वो एक सदिश राशि होती है। आवेग कैसी राशि है? तो आवेग एक सदिश राशि है। बगल में आपको दिखाई दे रहा है या नहीं? चलिए, दिख रहा है। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि जो आवेग होता है वह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। कैसे? देखिए, बल का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। न्यूटन इंटू सेकेंड। और जो विमा होगी इसकी वो होगी mL/t-2। विमा क्या होगी? तो विमा होगी mL/t-2। इतनी चीज आपको याद रखना है। जब किसी पिंड पर कोई भारी बल सूक्ष्म समयांतराल के लिए कार्य करता है तो उसे आवेग कहते हैं। आवेग एक सदिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड होता है और विमा जो होगी वो हो जाएगी mL/t-2। ये तो न्यूटन की विमा है और बगल में आपकी टी भी होगी। तो यहाँ कुल मिलाकर जो विमा आएगी वो होगी mL/t-1। ये नोट कर लीजिए। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब संवेग संरक्षण पर चर्चा करते हैं। आई थिंक इधर का आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, उधर का नोट करिए। अब आगे बढ़ते हैं और संवेग संरक्षण के सिद्धांतों पर चर्चा कर लेते हैं। ये समझ में आ गया? तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप हेडिंग लिखेंगे संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो उसका कुल संवेग नियत रहता है। यही संवेग संरक्षण का नियम है। आप क्या बताएंगे कि यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो उसका संवेग नियत रहता है। उसका संवेग नियत रहता है। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। आप क्या बताएंगे कि यदि किसी भी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो उसका कुल संवेग संरक्षित रहता है। यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। निगमन। आप ये जानते हैं जब आप डेरिवेशन करेंगे तो यहां हमें निकालना है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आपको पता है F बराबर क्या होता है? डेल्टा P बाई डेल्टा टी। अभी आप निकाले थे डेल्टा P बाई डेल्टा टी। और ये कह रहा है कि बाह्य बल कार्य ना करे, अर्थात यदि आपका क्या हो F बराबर कितना? 0, तो 0 बराबर डेल्टा P बटे डेल्टा टी हो जाएगा। और डेल्टा P को हम लोग क्या लिखते थे? P2 माइनस P1। याद आ रहा है या नहीं? तो 0 बराबर ये P2 माइनस P1 बाई डेल्टा टी, ये 0 हो जाएगा। 0 बराबर P2 माइनस P1 और P1 बराबर क्या हो जाएगा? तो P1 बराबर आ जाएगा आपका P2। P1 बराबर P2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बताते हैं कि बाह्य बल की उपस्थिति में किसी भी पिंड का संवेग नियत रहता है।
यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। अर्थात यहां पर आप बताएंगे P बराबर नियत, P बराबर नियत, यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में, ऊपर लिखे हैं, बाह्य बल की अनुपस्थिति में संवेग नियत होता है, नियत होता है। जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए संवेग किसे कहते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि संवेग किसे कहते हैं। संवेग का फार्मूला जल्दी से लिखिए, संवेग का फार्मूला कमेंट में जल्दी से करके बताइए। उसके बाद फिर हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि संवेग का फार्मूला क्या होता है। तो आई थिंक आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग संयुक्त पिंड के वेग पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं संयुक्त पिंड का वेग क्या होता है। संयुक्त पिंड का मतलब होता है जब दो पिंड आपस में जुड़ जाएं तो उनका मतलब होता है संयुक्त, और उन्हीं संयुक्त पिंडों के वेग पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 हैं, माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 व m2 हैं तथा ये दोनों जो गतिमान हैं, पहला पिंड v1 वेग से गतिमान होगा और दूसरा पिंड v2 वेग से गतिमान होगा। तो आप बताएंगे एक समान दिशा में v1 व तथा एक समान दिशा में v1 व v2 वेग से गतिमान है। दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है और एक ही दिशा में v1 और v2 वेग से गति कर रहे हैं। तो आपको ये पता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग नियत होता है। तो यहां पर लिखेंगे टक्कर के पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग। ऐसे समझिए, कह रहा है कि माना दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान कितने कितने हैं, m1 और m2, ये क्रमशः v1 और v2 वेग से गतिमान हैं। अब बताइए अगर ये दोनों पिंड टकरा जाएंगे तो इनका द्रव्यमान तो जुड़ जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा और वेग भी क्या होगा, v1 प्लस v2 बराबर एक नियत वेग v से गतिमान हो जाएंगे। तो वही आप यहाँ पर बताएंगे कि टक्कर के पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग। तो यहां बताएंगे हम जानते हैं कि टकराने के पहले कुल संवेग बराबर टकराने के बाद कुल संवेग। टकराने के पहले पिंड का संवेग है m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर टक्कर के बाद दोनों द्रव्यमान जुड़ गए और एक नियत वेग v से गति करने लगे। तो यहां से आप v का मान निकाल सकते हैं कि m1 v1 प्लस m2 v2 बटे m1 प्लस m2। ये संयुक्त पिंड का वेग है। संयुक्त पिंड का वेग आ गया आपका v बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 बटे m1 प्लस m2। ये पहली स्थिति में आपका था कि संयुक्त पिंड का वेग माना दो द्रव्यमान जिनके क्रमशः द्रव्यमान m1 व m2 है तथा एक समान दिशा में v1 व v2 वेग से गतिमान है। फिर टक्कर के पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग, ये आपका पहली स्थिति में था। ऐसे ही दूसरी स्थिति में देखिए, दूसरी स्थिति में क्या होता है कि मान लीजिए ये जो दो पिंड हैं वो एक समान दिशा की बजाय एक दूसरे की दिशा में आ रहे हैं, यानी कि एक उधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है। तब क्या होगा, तो वही हमें देखना है कि यदि दोनों पिंड विपरीत दिशा में गतिशील हैं, यदि दोनों पिंड विपरीत दिशा में
विपरीत दिशा में गतिशील हैं तो क्या होगा, यदि दोनों पिंड विपरीत दिशा में गतिशील हैं तो टकराने के पहले कुल संवेग बराबर टकराने के बाद कुल संवेग। टकराने के पहले कुल संवेग बराबर टकराने के बाद कुल संवेग। टक्कर के पहले कुल संवेग m1 v1 माइनस m2 v2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार देखिए दोनों एक दिशा में, इस दिशा में ऐसे आ रहे हैं, बराबर दोनों पिंडों का द्रव्यमान जुड़ेगा और संयुक्त वेग भी हो जाएगा। ये आपका इतना बन जाएगा। तो यहां से आपका जो संयुक्त वेग का फार्मूला आएगा m1 v1 माइनस m2 v2 बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो जब दोनों पिंड विपरीत दिशा में गतिशील हो तो संयुक्त पिंड का वेग होता है m1 v1 माइनस m2 v2 बटे m1 प्लस m2, और जब एक ही दिशा में गतिशील हो तो m1 v1 प्लस m2 v2 बटे m1 प्लस m2। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। तो उसके बाद फिर हम लोग अब चर्चा करते हैं इसके आगे। इसको जल्दी से आप लोग एक बार नोट कर लीजिए और कमेंट करके बताइए क्या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या सब कुछ आपको क्लियर है। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अगर इसको नोट कर लिए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और भारी और हल्के वस्तु या भारी और हल्के पिंड का वेग देख लेते हैं। यदि कोई एक वस्तु हल्की है और दूसरी वस्तु भारी है तो आपका वेग क्या होगा। तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे भारी तथा हल्की वस्तु का वेग। अगली हेडिंग क्या होगी आपकी, भारी तथा हल्की वस्तु का वेग। भारी तथा हल्की वस्तु का वेग, माना दो पिंड, एक को आप ट्रक मान लीजिए और दूसरे को मान लीजिए कार। तो आप क्या मान लेंगे कि आपके पास एक हल्की वस्तु और एक भारी वस्तु है। माना दो पिंड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ट्रक और कार। माना दो पिंड, कौन कौन से, ट्रक और कार। ट्रक और कार जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है, ये आपको मानना होगा। जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है। आप मानेंगे कि माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 हैं तथा जिनका वेग क्रमशः v1 और v2 है, तथा जिनका वेग क्रमशः v1 व v2 है। अब टक्कर के पहले पहली वस्तु का संवेग कितना होगा और टक्कर के पहले दूसरी वस्तु का संवेग कितना होगा। तो पहले पिंड का संवेग वैसे ही निकाल लीजिए। तो आप ये निकालेंगे v1 है तो पहले पिंड का संवेग p1 बराबर m1 v1, समीकरण नंबर 1, और दूसरे पिंड का संवेग p2 बराबर m2 v2। पहले पिंड का संवेग p1 v1 और दूसरे पिंड का संवेग m2 v2 हो जाएगा। और आपको यह पता है कि टकराने के बाद क्या होगा, जब दोनों टकराएंगे तो टकराने के बाद आपका p1 और p2 आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। और यहां से आपका निकल कर आएगा m1 v1 बराबर m2 v2। तो लिख सकते हैं m1 अपान m2 बराबर, यहां पर देखिए m1 अपान m2 बराबर v2 अपान v1, इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा। और यहां यदि आपका जो m1 है वो बड़ा है किससे, m2 से, तथा v2 जो बड़ा है वो किससे होगा, v1 से। तो आप बताएंगे अतः भारी पिंड का वेग अधिक होगा। अतः भारी पिंड का वेग
अधिक होगा। इस फार्मूले से आप ये बताएंगे कि भारी पिंड का वेग अधिक होगा। तो इसको नोट कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप सबको ये समझ में आया या नहीं। भारी पिंड का वेग अधिक हो जाएगा आपका। आगे हम लोग बल पर चर्चा करते हैं। बल किसे कहते हैं? बल, अगली हेडिंग है फोर्स। तो आप बताएंगे बल वह बाह्य कारक होता है, यानी बल बाहर से लगाया जाता है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में या तो परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। मान लीजिए कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसे विराम में लाएगा या विराम में लाने का प्रयास करेगा, और यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो आप बल लगाएंगे तो वो या तो गतिशील हो जाएगी या गतिशील होने का प्रयास करती है। चलिए उसी को हम लोग लिखेंगे कि बल किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। साथ में लिखिए बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में या तो परिवर्तन कर देता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। बल कहलाता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या तो परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। अब बल का मात्रक लिख लीजिए। बल का मात्रक आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। बल का मात्रक क्या होता है? तो सबको पता है कि बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का जो मात्रक होता है वो आपका न्यूटन होता है। और ये जो बल का मात्रक है ये एमकेएस पद्धति में है, एमकेएस पद्धति में। और एक होता है डाइन, डाइन ये आपका सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। तो एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन और डाइन होता है। इसको नोट करिए जल्दी से। बल क्या है? तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में या तो परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, और बल का मात्रक न्यूटन एमकेएस में, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, बल के प्रकार पढ़ लेते हैं कि बल कितने प्रकार का होता है। तो देखिए बल आपके दो प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं जिन पर हमें चर्चा करना है। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से दो प्रकार के बल हैं। तो इसमें जो पहला आपका बल होता है, आप यहाँ ऐसे लिखेंगे बल, ये तो आप समझ गए। अब लिखेंगे बल के प्रकार, बल के प्रकार। और बल कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताएंगे कि बल दो प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार? तो नंबर एक आपका संपर्क बल है, कांटेक्ट फोर्स, नंबर एक संपर्क बल। और दूसरा होता है असंपर्क बल। तो संपर्क बल कौन सा होता है? जब संपर्क बल, जो बल कार्य कर रहा है वो सतह के संपर्क में आकर कार्य करे। जैसे आप घर्षण बल का उदाहरण लीजिए तो वो आपका संपर्क बल कहलाएगा। क्या बताएंगे? सतहों के संपर्क में आने से जो बल कार्य करता है, क्या बताएंगे? सतहों के संपर्क में आने से, सतहों के संपर्क में आने से जो बल कार्य करता है उसे क्या नाम देते हैं? उसे संपर्क बल कहेंगे। संपर्क बल कहते हैं।
तो समझ में आया कि संपर्क सतहों के संपर्क में आने से जो बल कार्य करेगा उसे हम लोग बोलेंगे संपर्क बल। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझिए, घर्षण बल सुने हैं, घर्षण बल, श्यान बल, कर्षण बल, और आपको पढ़ाया गया है कि कर्षण बल के कारण ही जो हवा होती है उसमें आवाज होती है और हमें सुनाई देती है। दूसरा असंपर्क बल, असंपर्क बल, तो जो बल बिना संपर्क सतह के यानी सतह के संपर्क में आए बिना कार्य करता है उसे हम लोग बोलते हैं असंपर्क बल। सतहों के संपर्क में आए बिना, सतहों के संपर्क में आए बिना जो बल कार्य करता है उसे असंपर्क बल कहते हैं। असंपर्क बल कहते हैं। यानी कि जो बल संपर्क सतह में आए बिना कार्य करे, यानी कि सतह के संपर्क में आए बिना ही कार्य करने लगता है उसे हम लोग बोलते हैं असंपर्क बल। जैसे उदाहरण के तौर पर गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। और जो दूसरा होता है गुरुत्वाकर्षण बल हो गया विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल आदि। ये बल के प्रकार हो गए कि संपर्क बल जो संपर्क सतह में आने के बाद कार्य करे, असंपर्क बल जो संपर्क में आए बिना यानी कि सतहों के संपर्क में आए बिना कार्य करने लगे उसे हम लोग असंपर्क बल कहते हैं। तो जल्दी से नोट करिए और आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए, एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर प्यारा सा कमेंट करिए और लाइव चैट के माध्यम से आप लोग बताइए कि आप सबको सब टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं। और जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करिए, या तो वीडियो को रिवाइज करिए या फिर कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब आप लोग हेडिंग लिखेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक नियम मोशंस लॉ ऑफ न्यूटन या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति विषयक नियम। तो गति विषयक प्रथम नियम पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। प्रथम नियम ये न्यूटन का गति विषयक नियम है, याद रखिएगा। और प्रथम नियम को हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम, इसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। याद रखिएगा कि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका दूसरा नाम है जड़त्व का नियम, या प्रथम नियम आप कहेंगे न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम या जड़त्व का नियम किसे कहते हैं। आपसे पूछा जाए तो आप यही बताएंगे कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, या फिर पूरा लिखेंगे कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है तो गतिमान ही बनी रहेगी। गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही बनी रहेगी, अथवा यदि कोई वस्तु अथवा विरामावस्था में है, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए।
बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही बनी रहेगी, और यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बनी रहेगी। और कब तक बनी रहेगी? तो जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही न्यूटन के गति का प्रथम नियम या न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। यही न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। गति विषयक प्रथम नियम है। समझ में आया कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही बनी रहेगी, और यदि वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यह न्यूटन के गति विषयक या न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। अब चलिए हम लोग दूसरे नियम पर चर्चा करते हैं। तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम को बहुत आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। प्रथम नियम आप लोग कमेंट करके बताइए समझ में आया या नहीं। आप लोग फालतू की चैट करने से बेहतर ये होता है कि हम लोग जो यहाँ पर नियम वगैरह लिखा करें उसी को आप लोग चैट बॉक्स में लिख कर भेजा करिए, तो अच्छे से तुरंत याद भी हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यह क्या होता है? तो संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यही न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम को हम लोग कहते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर ऐसे लिखते हैं, जो बल के अनुक्रमानुपाती होता है dp बाई dt। p क्या है? संवेग, और संवेग परिवर्तन की दर को लिखते हैं dp, और दर का मतलब होता है समय, तो dp बाई dt प्रोपोर्शनल f। और यहां से हम लोग यदि प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आएगा f बराबर k dp बाई dt। यदि k बराबर 1 हो तो आपका जो हो जाएगा f बराबर dp बाई dt। समझ में आया? f बराबर dp बाई dt। और p को हम लोग क्या लिखते हैं? p बराबर mv होता है, तो f बराबर m dv बाई dt हो सकता है, क्योंकि mv होता है, d हम बीच में कर दिए, यानी d बीच में कर दिए, m आगे कर दिए, और dv बाई dt बराबर होता है a। तो ये हो जाएगा, चूंकि dv बाई dt बराबर a, इसलिए f बराबर आपका क्या हो जाएगा? ma। निकल कर आ गया। अतः गतिशील पिंड के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। गतिशील पिंड के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। अतः गतिमान या गतिशील पिंड के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ये क्या है? यही न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां से हम लोगों ने सिद्ध करना प्रारंभ किया और आकर पहुंच गए F बराबर m, यानी कि गतिशील पिंड के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। यही न्यूटन के गति विषयक या गति का दूसरा नियम है। जल्दी से आप लोग नोट करिए, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हो गया या नहीं? जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब न्यूटन के गति के दूसरे नियम में आपको कहीं पर समस्या हो तो हमें बता दीजिए।
दूसरे नियम में कोई समस्या हो तो बता दीजिए, उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और आप लोग एक बार अपना ओरिजिनल नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइव चैट में जल्दी से ओरिजिनल नाम कमेंट करिए। परिणामी बल तथा परिणामी त्वरण हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग लिखिएगा परिणामी बल तथा परिणामी त्वरण। परिणामी बल तथा परिणामी त्वरण। परिणामी बल तथा परिणामी त्वरण का मतलब क्या होता है? यदि किसी पिंड पर कई बल कार्य कर रहे हों, यदि किसी पिंड पर कई लिखिएगा, कई बल कार्य कर रहे हों तो परिणामी बल आपका क्या हो जाएगा? तो जो परिणामी बल होगा F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ऐसे ही जितने भी बल आपके कार्य कर रहे हो, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास 3 बल कार्य कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा F बराबर F1 F2 F3। और F बराबर क्या होता है? तो आप जानते हैं Ma बराबर M1A बराबर M2A बराबर M3A। यहां आप ये देखिए कि F बराबर Ma होगा और F1 बराबर, ऐसे M1A लिखिए, Ma1 Ma2 Ma3। तो यहां से आप देखिए M से हम कॉमन लेकर इधर कैंसिल कर देंगे और A वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा A1 बराबर A2 बराबर A3। ये आ गया, यहां पर योग के रूप में है तो योग के रूप में बना लीजिए, यानी कि जो सभी बलों का परिणामी योग होता है, परिणामी सभी बलों का हम लोग जोड़ देंगे तो परिणामी बल निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही यदि हम सभी त्वरणों को जोड़ दें तो परिणामी त्वरण आपके पास आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आवेग के व्यवहारिक उदाहरण पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए। तो आवेग के उदाहरण पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि आवेग क्या होता है। आप लोगों को बताया गया कि जब किसी पिंड पर कोई भारी बल बहुत छोटे समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो उसे आवेग कहते हैं। आवेग के उदाहरण, हेडिंग लिखिएगा, आवेग के उदाहरण। हम उदाहरण लिख रहे हैं, उसके बाद आप लोग बताइएगा क्या ये आवेग का कारण हो सकता है या नहीं। फर्श पर कूदने से चोट लगती है परंतु रेत पर कूदने से चोट नहीं लगती। फर्श पर कूदने से चोट लगती है, चोट लगती है, परंतु रेत पर कूदने से, रेत पर कूदने से चोट नहीं लगती है। क्यों? क्या यह आवेग हो सकता है? बताइए। आवेग के उदाहरण में आपको यह पहला बताया गया कि फर्श पर आप कूदेंगे, मान लीजिए छत से फर्श पर कूद रहे हैं तो वहां पर जो आपका पांव होगा उस पर एक भारी बल तेजी से फर्श के द्वारा लगाया जाएगा, और जब जो बल लग रहा है वो अचानक आपके पैर पर लगेगा तो आपको तेजी से चोट महसूस होगी। और यही बल जब आप रेत पर कूदते हैं तो रेत पहले धंसती है, यानी कि जो बल होता है वो धीरे धीरे कम होता है, यानी कि आवेग आपका, आवेग वहां पर नहीं लगता। धीरे धीरे रेत कुछ धसेगी तो आपके पैर पर बल कम लगेगा, यानी कि आपको कुछ समय मिल जाएगा, डेल्टा टी का मान आपका बढ़ जाएगा, इसलिए आपके पैर में चोट कम लगेगी। यहां सूत्र से समझिए, आप जानते हैं आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी होता है। अगर आपका एफ बड़ा है तो टी बहुत छोटा रहा होगा। चोट तभी लगी पैर में जब आप अचानक से कूदे और समय आपको थोड़ा सा भी नहीं मिला। लेकिन जब आप रेत पर कूदते हैं तो रेत ऐसे पहले धंसेगी कुछ,
और धंसने में कुछ समय लगेगा, कुछ ना कुछ समय लगेगा, इससे तो ज्यादा ही लगेगा, यानी कि फर्श की अपेक्षा तो ज्यादा ही समय लगेगा। और यही कारण है कि आप जब रेत पर कूदते हैं तो आपको चोट नहीं लगती, और जब फर्श पर कूद जाते हैं तो तेजी से चोट लग जाती है। तो इसका कारण चलिए लिखते हैं। पहले कारण आपके समझ में आया, क्योंकि रेत पर कूदने पर आपके पैर को एक पर्याप्त समय मिल जाता है, जिसके कारण बल का मान कम हो जाता है। क्योंकि आवेग दो ही चीज पर निर्भर कर रहा है, एक तो बल पर, दूसरा समय पर। अगर आपका समय बढ़ गया तो यफ अपने आप घट जाएगा, और अगर यफ आपका बड़ा है तो टी छोटा होगा। जब टी आपका छोटा होगा तो बल प्रभावी हो जाएगा और आपके पैर में तेजी से चोट लगेगी। लेकिन जब आपके टी बढ़कर काफी ज्यादा समय टी का मिल जाएगा तो आप क्या पाएंगे यहाँ पर कि यफ का मान घटा होगा तभी टी बढ़ा है, यानी टी आपका बढ़ेगा तो यफ अपने आप घटेगा, और इस प्रकार से आपके पैर में चोट कम आएगी। तो इसका कारण चलिए हम लोग बताते हैं। फर्श पर कूदने पर चोट लगती है, परंतु रेत पर कूद जाते हैं तो चोट नहीं महसूस होती। क्यों? तो इसका कारण यह है कि जब हम फर्श पर कूदते हैं या ऊंचाई से कूदते हैं तो संवेग अचानक शून्य हो जाता है। संवेग क्या होता है आपका? अचानक शून्य हो जाता है। और एक बड़े बल या एक बड़ा बल फर्श द्वारा हमारे पैर पर लगाया जाता है। एक बड़ा बल फर्श द्वारा हमारे पैर पर लगाया जाता है, जिससे हमारे पैर में चोट लग जाती है। जब अचानक कूदेंगे तो संवेग एकाएक शून्य होगा, यानी कि फर्श धंसेगी नहीं, और द्रव्यमान गुणे वेग अचानक शून्य होगा तो आपके पैर पर तेजी से चोट लगेगी, क्योंकि यहां पर एक भारी बल कार्य किया। और यही काम जब आप फर्श पर करते हैं या रेत पर करते हैं, तो जब रेत पर कूदते हैं तो उसमें आपके पैर धंसते हैं, और धंसेंगे तो धीरे धीरे संवेग शून्य होगा, और संवेग शून्य होने में समय लग जाएगा, और जब समय लगेगा तो बल आपका कम हो जाएगा, इसीलिए फिर आपको चोट नहीं आएगी। ये आपका दूसरा कारण हो गया। आवेग आपका समझ में आ गया या नहीं? फर्श पर कूदने पर चोट क्यों लगती है और परंतु रेत में कूदने पर चोट क्यों नहीं लगती? क्योंकि रेत पर कूदते हैं तो आवेग धीरे धीरे शून्य होता है, यानी संवेग धीरे धीरे शून्य होता है। इस कारण हमें पर्याप्त समय मिल जाता है तथा हमारे पैर में चोट नहीं लगती है। अब हेडिंग लिखिए, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हेडिंग लिखिएगा, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। इसका दूसरा नाम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसका दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। सब कुछ क्लियर चल रहा है? चलिए आगे देखते हैं। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है? तो साधारण भाषा में आप ये बताएंगे कि जब किसी वस्तु पर हम या फिर कोई वस्तु जब एक दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी हम पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। अर्थात प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। हम इस पर जितना बल लगा रहे हैं यह भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाएगा विपरीत दिशा में। इसे ही कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। चलिए इसकी भाषा हम लोग प्रयोग करते हैं, भाषा लिखते हैं। लिखेंगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। अर्थात एक वस्तु जब दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, अर्थात एक वस्तु जब दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी
उतना ही बल पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाती है। पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाती है। यह है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, अर्थात एक वस्तु किसी वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। और यही आपका न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अर्थात F12 जितना होगा माइनस में F21 उतना ही होगा, यानी कि पहली वस्तु ने दूसरी पर जितना बल लगाया उतना ही बल दूसरी वस्तु ने पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाया। पहली वस्तु ने दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाया दूसरी वस्तु ने भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाया। यह आपके समझ में आ गया या नहीं? चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद इसी चीज के हम लोग व्यवहारिक उदाहरण देख लेते हैं कि इसका व्यवहारिक उदाहरण क्या हो सकता है। हम लोग देखते हैं, ये आप लोग नोट करेंगे। सबसे पहला यहां पर लिखेंगे न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का व्यवहारिक उदाहरण। नंबर 1 यहां व्यवहारिक उदाहरण, गोली का प्रतिक्षेप, यानी कि बंदूक द्वारा गोली छोड़े जाने पर जब आप गोली बंदूक से चलाते हैं तो बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। यह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। कैसे? तो यहां पर आप लिखेंगे बंदूक का प्रतिक्षेप। बंदूक का प्रतिक्षेप, प्रतिक्षेप का मतलब क्या होता है? मान लीजिए बंदूक से गोली चलाया गया तो गोली आगे की ओर जाएगी लेकिन गोली उतना ही बल बंदूक पर पीछे की ओर लगाएगी, यानी कि गोली पर बल बंदूक द्वारा आगे की ओर लगाया जा रहा है लेकिन उतना ही बल गोली ने बंदूक पर विपरीत दिशा में लगाया। तो ये यहां पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉलो हो रहा है। क्या बताएंगे? गोली चलाने पर जिस वेग से गोली आगे बढ़ती है, गोली चलाने पर जितने वेग से गोली आगे बढ़ती है आपने गोली चलाया तो गोली जितने वेग से आगे बढ़ेगी तो पीछे की ओर उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो पीछे की ओर उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अर्थात बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। लिख दीजिए, इसलिए बंदूक पीछे की ओर झटका देती है, झटका देती है। क्लियर हुआ? आप लोग क्या बताएंगे? गोली चलाने पर जितने वेग से गोली आगे जाती है गोली बंदूक पर उतनी ही बल विपरीत दिशा में लगाती है और यही कारण है कि बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। एक और व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं कि कोई व्यक्ति पानी में कैसे तैर सकता है। तो पानी में तैरना, दूसरा उदाहरण ले लीजिए, पानी में तैरना। मान लीजिए कोई व्यक्ति जब पानी में तैरता है तो वो पानी को पीछे की ओर ढकेलता है और पानी उतना ही बल उस व्यक्ति पर आगे की ओर लगाता है और यही कारण है कि पानी में तैरते हुए व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है। प्रतिक्रिया होगी, पानी पर व्यक्ति पीछे की ओर बल लगाएगा तो पानी भी व्यक्ति पर उतना ही बल आगे की ओर लगाएगा। तो इसलिए मनुष्य ने जो क्रिया किया उसकी प्रतिक्रिया के रूप में पानी ने भी एक प्रतिक्रिया दिया और यही कारण है कि पानी में व्यक्ति तैरते हुए आगे की ओर जाता है। और रॉकेट का प्रक्षेपण भी इसी पर आधारित है कि रॉकेट जब आगे बढ़ता है तो अपने पीछे कुछ उत्पाद को छोड़ता है और उत्पाद रॉकेट पर बल लगाता है, इसी कारण रॉकेट आगे की ओर बढ़ता जाता है। नोट कर लीजिए। अब आगे थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि न्यूटन के तीसरे नियम से संवेग संरक्षण के सिद्धांत की व्युत्पत्ति। इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हेडिंग लिखिए, न्यूटन के तीसरे नियम से संवेग संरक्षण के सिद्धांत की
व्युत्पत्ति। और आप लोग जितने भी लोग सेशन में जुड़े हुए हैं, अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हेडिंग लिखिए, न्यूटन के तीसरे नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत की व्युत्पत्ति। न्यूटन के तीसरे नियम से संवेग संरक्षण के सिद्धांत की व्युत्पत्ति। आप लोग हेडिंग लिखिए, एक बार हमें वीडियो क्वालिटी चेक कर लेने दीजिए। न्यूटन के तीसरे नियम से संवेग संरक्षण के सिद्धांत की व्युत्पत्ति। चलिए, सब कुछ क्लियर है, अब हम लोग आगे बढ़ें। न्यूटन के तीसरे नियम से संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर चर्चा किया जाए। चलिए, आप लोग हेडिंग लिख लिए होंगे कि न्यूटन के तीसरे नियम से संवेग संरक्षण के सिद्धांत की व्युत्पत्ति। अब मान लीजिए कि दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर कुछ बल लगा रही है, तो आप लिखेंगे माना दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाती है। माना दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगाती है, तो जब दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगा रही है तो हम क्या लिखेंगे, F21। दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बल लगा रही है तो आपका हो जाएगा डेल्टा P1 बाई डेल्टा टी आप लिख सकते हैं या डेल्टा T1 कर सकते हैं। चलिए डेल्टा टी लिख दीजिए, समीकरण नंबर 1। F21 बराबर डेल्टा P1 बाई डेल्टा टी हो गया। F21 बराबर डेल्टा P1 बाई डेल्टा टी हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कि समीकरण 1 है। और जब पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो हम क्या लिखेंगे, F12 लिखेंगे डेल्टा P2 बाई डेल्टा टी। समीकरण नंबर 2, पहली वस्तु ने दूसरी वस्तु पर बल लगाया और दूसरी वस्तु ने पहली वस्तु पर बल लगाया। यह क्लियर है। और आप अब नीचे देखिए, न्यूटन का तीसरा नियम जानते हैं क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि पहली वस्तु ने जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाया है दूसरी वस्तु भी उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाएगी, लेकिन दोनों बल क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो यहां लिखेंगे न्यूटन के गति के तीसरे नियम से, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम से क्या होता है, F21 बराबर माइनस F12, F21 बराबर माइनस F12। दूसरी वस्तु ने पहली वस्तु पर जितना बल लगाया, पहली वस्तु ने दूसरी वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाया। यह समझ में आ गया। तो F21 बराबर क्या है, डेल्टा P1 बाई T1 बराबर माइनस डेल्टा P2 बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा डेल्टा P1 बराबर माइनस डेल्टा P2। डेल्टा P1 बराबर माइनस डेल्टा P2। यहां से आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 बराबर 0। डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 प्लस डेल्टा P2 बराबर 0। कितना आ गया, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 बराबर 0। जब आपको ये प्राप्त हो गया तो आप यहां पर ये बता सकते हैं कि जो डेल्टा P1 और डेल्टा P2 है वो कितना है, नियत है। डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 बराबर नियत। अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में संवेग क्या होता है,
नियत रहता है। लास्ट में आप यही बता देंगे कि अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की उपस्थिति में, बाह्य बल की उपस्थिति में, उपस्थिति बताएंगे या अनुपस्थिति बताएंगे, बताइए। जब बाह्य बल आपका उपस्थित हो तो जो संवेग होता है नियत रहता है। आपको यह बताया गया था यदि बाह्य बल कार्य ना करे तो उसका संवेग संरक्षित रहता है और बाह्य बल की उपस्थिति में उसका संवेग क्या होता है, नियत होता है। ये आप बता देंगे और इस प्रकार से आपका न्यूटन के तीसरे नियम से संवेग संरक्षण के सिद्धांत की भी उत्पत्ति कंप्लीट हो गई। अब जो अगला टॉपिक है आपका वो आएगा घिरनी पुल्ली, जिसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इस क्लास को रिवीजन कीजिए। जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइए। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग एक बार अच्छा सा कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी और उसके बाद फिर हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। नोट्स के लिए अभी आपको तुरंत नोट्स प्रोवाइड कर देंगे और जितने लोग भी अभी तक सेशन में जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।